अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करी थी। ठीक है जी। तो अब उसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आते हैं। ठीक है जी। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, अ थिन गोल्ड फॉइल इज बोम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स एज शोन। तो आपकी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स है, मोस्ट ऑफ देम पास स्ट्रेट थ्रू। कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं हल्के हल्के अमाउंट से, कुछ ऐसे होते हैं जो डिफ्लेक्ट करके पीछे ही आ जाते हैं पूरे पूरे। ठीक है जी। द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट ए बी सी और डी। मतलब बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब्दुल्ला सेज आई गेस सी, आकिब सेज बल्कि सी, एंड देन यू गाइस आर बोथ करेक्ट, दोनों सही कह रहे हो, सी होगा। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, ये तो आप लोगों ने सुना भी नहीं अभी तक, ये ए टू में आएगा। एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गोल्ड एटम्स, हाँ हाँ ये भी ए टू में आएगा, ये भी इसमें नहीं है। तो वी हैव नो आइडिया, इस एक्सपेरिमेंट से ये दो तो चीजें तो नहीं आई थी। ठीक है। साइज ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, हाँ हम ये बता सकते हैं कितना, लाइक वी हैड जनरल आइडिया गोल्ड न्यूक्लियस का साइज क्या है विद रिस्पेक्ट टू द एटम। ठीक है जी। और स्ट्रक्चर ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस हमें पता नहीं चला था, राइट। वी गॉट टू नो द गोल्ड न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज समथिंग दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बट वी डिडंट नो द स्ट्रक्चर, मतलब उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं सिर्फ, या उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स तो सिर्फ नहीं, मतलब उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स हैं या प्रोटॉन्स के साथ कुछ और भी है क्या नहीं, वो नहीं क्लियर हुआ था। बस ये क्लियर हुआ था कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो बहुत सी अच्छी, बहुत छोटी सी है इनसाइड ऑफ एन एटम। तो वी जस्ट गॉट टू नो ऑफ दी साइज। यहाँ पे लिखते दी चार्ज ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस, तो हाँ चार्ज भी होता तो चार्ज भी हम टिक करके आ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, when alpha particles are fired at a thin metal foil, most of the particles pass straight through, but a few are deflected by a large angle. Which change would increase the proportion of alpha particles deflected by a large angle? A, B, C, or D? Akif says A. Okay, Akif went with none of the answers. So the answer is C, जो अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही बोला है. We'll discuss over that कि C क्यों है. अच्छा, using alpha particles with greater kinetic energy. ठीक है, if you use particles with greater kinetic energy. अच्छा, सबसे पहले तो पूछो, ये बड़ा ने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है, प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या पूछा है? प्रोपोर्शन पूछा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं सारे, लाइक लेट्स से इन्होंने प्रोपोर्शन पूछा है ना, तो देर सेइंग कि लाइक तमाम अल्फा पार्टिकल्स, इट्स लाइक तमाम अल्फा पार्टिकल्स कि मिस क्या बोल रहा हूँ मैं, तमाम अल्फा पार्टिकल में से कितने ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, राइट। एंड इट इज बेसिकली द लार्ज एंगल वंस। प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं, मतलब टोटल में से कितना पार्ट जो है वो लार्ज एंगल वालों का प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं। ठीक है जी। सो हमें ये बताना है कि क्या करेंगे हम ऐसा, तो लार्ज एंगल वाले जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, मतलब उनका प्रोपोर्शन इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये फ्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूजिंग अल्फा पार्टिकल्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर करने से इज नथिंग गोइंग टू हैपन, मतलब क्या हो रहा होगा, एक गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है जी, और एक अल्फा पार्टिकल, अब मैं जोर से काइनेटिक एनर्जी से मारूंगा तो हाँ, जो जो सीधा जाएगा, जो वैसे भी डिफ्लेक्ट होने वाला तो वैसे ही निकल जाएगा। पहले जो थोड़ा सा करीब से जा रहा है तो वो हल्का सा डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन समथिंग लाइक दिस। और जो स्ट्रेट ऑन आ रहा है तो वो, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन, मतलब इससे ये नहीं होगा कि मेरे अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं विद द लार्ज एंगल, वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने से कुछ नहीं होने वाला उनमें चेंज। ठीक है जी, बिकॉज दैट्स नॉट अ फैक्टर, दैट काइनेटिक एनर्जी से शायद जो है वो जो वेलोसिटी से फिर ये निकल के वापस जाए, जो मोमेंटम चेंज कॉज हो वगैरह, अगर वो चीजें चेंज होंगी, एक इंटरेक्शन में चीजें चेंज होंगी, इट विल नॉट चेंज द नंबर ऑफ द पार्ट अल्फा पार्टिकल्स दैट आर बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय अ लार्ज एंगल, तो ये तो गलत हो। यूजिंग अ फॉइल मेड ऑफ अ मेटल विद फ्यूअर प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियाई, यानी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम चार्ज रिड्यूस करके कोई छोटा सा चार्ज कर दें, प्रोटॉन्स कम कर दें इसमें, इंक्रीज स्पीड से डिफ्लेक्शन इंक्रीज नहीं होगी। नहीं, आखिर इंक्रीज स्पीड से डिफ्लेक्शन इंक्रीज नहीं होती है। अच्छा, यू तुम जो बोल रहे हो, तुम जो अगर बोल रहे हो जो मैं समझाऊं वो तुम सही बोल रहे हो। अगर तुम ये कह रहे हो कि इंक्रीज स्पीड से वुडंट आई बी कॉजिंग अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम, तुम अगर ये पूछना चाह रहे हो तो वो सही है। बट देखो, तुम ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम जो कॉज कर रहे हो, ठीक है जी, वो तो तब सिर्फ ये तब तभी होगा ना जब एक अल्फा पार्टिकल सीधा किसी न्यूक्लियस में आके लगता है। इफ एन अल्फा पार्टिकल कम्स एंड हिट्स अ न्यूक्लियस डायरेक्टली, राइट, तो वो एक मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है, ये समझो बेसिकली दीवार की तरह से है। तो बेसिकली एक दीवार पे मैं चाहे आराम से रख के मारूं, चाहे जोर से रख के मारूं, ठीक है, उसने डिफ्लेक्ट करके वापस ही आना है। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से सिर्फ ये होगा कि ये जो वापस की रिबाउंडिंग वेलोसिटी होगी, या इसका जो मोमेंटम चेंज होगा, बस वो बड़ा होगा, इसकी रिबाउंडिंग वेलोसिटी ज्यादा, राइट।
प्रोपोर्शन इंक्रीज नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बीइंग डिफ्लेक्टेड बाय ग्रेटर एंगल विल नॉट इंक्रीज, वो वही रहेंगे। ठीक है, आई थिंक यस यू आर करेक्ट अब्दुल्ला। अच्छा, यूजिंग अ फॉइल मेड ऑफ अ मेटल विद फ्यूअर प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियर, तो हमें कह रहे हैं कि अगर हम जो है वो चार्ज रिड्यूस कर दें, तो चार्ज रिड्यूस करने से कुछ नहीं होगा। चार्ज रिड्यूस करने से तो ये होगा कि जो पहले करीब से जाते थे और डिफ्लेक्ट कर जाते थे, अब वो और आराम से डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि उनको इतना चार्ज नहीं मिल रहा रिपल्जन का। ठीक है, और जो पहले आ रहे थे वो भी, मतलब इंक्रीजिंग द चार्ज टू इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी लाइक इशू, मतलब उससे बस ये रिपल्जन की जो फोर्स है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन उससे प्रोपोर्शन इंक्रीज नहीं करेगा। दी प्रोपोर्शन इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, होगा भी तो प्रोपोर्शन डिक्रीज कर जाएगा। जो पहले डिफ्लेक्ट भी हो जाते थे, तो थोड़ा काफी दूर से डिफ्लेक्ट हो जाते थे, अब वो और भी डिफ्लेक्ट नहीं होने वाले। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द रीजन। अच्छा, यूजिंग एन अल्फा सोर्स विद अ हायर एक्टिविटी। अच्छा, हायर एक्टिविटी क्या मतलब? हायर एक्टिविटी मतलब यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनकी तादाद हमने बढ़ा दी है। वी आर रिलीजिंग मोर अल्फा पार्टिकल्स, रिलीजिंग मोर अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है जी। अच्छा, नाउ इससे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट आर बीइंग डिफ्लेक्टेड विल ऑब्वियसली इंक्रीज। क्यों? वो क्यों होगा? बिकॉज देखो, जब हमने ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं, तो ऑब्वियसली पहले अगर कुछ वैल्यू डिफ्लेक्ट करता, अब कुछ और वैल्यू डिफ्लेक्ट, उससे ज्यादा वैल्यू डिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पर यूनिट टाइम में ही ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रोपोर्शन इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अब टोटल भी इंक्रीज कर दिया और ये भी इंक्रीज कर दिया, तो इवेंचुअली दिस टू कैंसिल आउट, प्रोपोर्शन वही रहेगा। Even if you use a higher activity, you have increased the alpha particles that are being deflected per unit time. बट वो आपने प्रोपोर्शन इंक्रीज नहीं किया। प्रोपोर्शन अब क्यों नहीं इंक्रीज किया? क्योंकि आपने टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जुड़ा लिया, आप भेजिए अब ज्यादा रहे हो, उसी की वजह से ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। राइट, इट्स नॉट समथिंग कि हमारा जो हम भेज रहे थे, फिर हमने भेजने वाली, हमने जो वॉल्यूम था हमारा, हमने वो मतलब उस पर नहीं रखा, हमने ज्यादा कर दिया, इंक्रीज दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ओरिजिनली भेज रहे हैं, तो अब डेफिनेटली उसकी वजह से ज्यादा होंगे। प्रोपोर्शन इंक्रीज नहीं करेगा, द प्रोपोर्शन विल स्टिल रिमेन अबाउट द सेम। अच्छा, एंड द आंसर टू दिस इज सी। सी क्यों है? सी इसलिए है क्योंकि अगर हम डबल थिकनेस फॉइल इस्तेमाल करते हैं, तो लेट से डबल थिकनेस फॉइल इस्तेमाल करते हैं, तो पहले जो एक न्यूक्लियस आता था, अब लेट से दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, एक छोटी सी उस पास। सो फॉर एग्जाम्पल, अब एक अल्फा पार्टिकल जो पहले जो था, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं था तो पहले यूं चलाता था, लेकिन अब अगर वो जाने को आएगा तो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड। सो यूजिंग thicker foil you are increasing the number of nuclei per length, आप न्यूक्लियाई बढ़ा दोगे, तो देयर इज अ ग्रेटर चांस फॉर एन अल्फा पार्टिकल टू गेट डिफ्लेक्टेड। क्योंकि हो सकता था पहले वो कहीं ऐसे ऐसे स्पॉट में से जाता था जहां पे उसको रिपल्जन फील नहीं होती थी, लेकिन अब हमने प्रोबेबिलिटी ज्यादा कर दी है कि वो कोई ऐसे स्पॉट में से जाएगा उसको रिपल्जन फील होगी और वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? देखो ना, सी इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि देखो, पहले तुम्हारे पास अगर सपोज करते हैं एक थिकनेस का फॉइल था, एंड लेट से एक थिकनेस में ये एक न्यूक्लियस इधर था और फिर एक न्यूक्लियस जो है वो इधर जाके था। अब सपोज करो कोई अल्फा पार्टिकल जो था वो अगर यूं जा रहा था, तो वो निकल जाता था। राइट, अब अगर मैं डबल थिकनेस का इस्तेमाल करूं, ठीक है जी, अगर मैं डबल थिकनेस का फॉइल इस्तेमाल करूं, तो क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है कि आई हैव मोर न्यूक्लियाई इन इट। ठीक है जी, सो देयर इज मच मोर चांस कि एक अल्फा पार्टिकल जो पहले सीधा निकल जाता था, अब वो जा भी रहा होगा तो हो सकता है उसके सामने कोई और न्यूक्लियस आ जाए जो सेकंड लेयर में हो। पहली वाली लेयर में से तो वो निकल के चला गया, लेकिन हो सकता है सेकंड लेयर में कोई और न्यूक्लियस इंकाउंटर कर ले, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो इंक्रीज करेंगे, बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे वो कोई न्यूक्लियस को इंकाउंटर कर लेगा। राइट, डबल थिकनेस फॉइल इस्तेमाल करें या थिकनेस बढ़ाओगे तो ज्यादा न्यूक्लियाई कर दोगे इधर गोल्ड के। राइट, तो जब ज्यादा गोल्ड के न्यूक्लियाई होंगे तो देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी कि अल्फा पार्टिकल उनके पास जाके कोलाइड कर जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब जाहिर बात है, जब ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो ऑब्वियसली जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे वो इंक्रीज कर गए। Two alpha particles with equal energies are fired towards the nucleus of a gold atom. Which diagram best represents their paths? A, B, C और D, इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अच्छा, पहले अगर कुछ इफ यू कांट गेट टू द आंसर तो मुझे बताओ कौन कौन से गलत लग रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ द बैक तुम्हें नजर आ रहा है कि यार ये तो गलत ही होगा। बी सही लग रहा है, ए गलत है। अच्छा, आकिब कह रहे हैं ए गलत है, तो आकिब करेक्ट है, ए सच्ची में गलत है। ठीक है, और कोई ऑप्शन जो गलत होगा? आई थिंक ए से भी एक और ज्यादा वाजे है जो बिल्कुल ही गलत है। डी भी गलत है डेफिनेटली, बिकॉज अगर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, दिस अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है उसके अट्रैक्ट किस तरह हो रहा है? ये अट्रैक्ट किस तरह हो रहा है? इट कैन नॉट अट्रैक्ट, अट्रैक्शन नहीं होगी, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगर हम इसको देखते हैं, ए को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले।
अच्छा, हम दिखा रहे हैं क्या चीज, हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो इतना करीब से आ रहा था वो डिफ्लेक्ट कर गया इतना ज्यादा, ठीक है जी। और ये जो जा रहा है इसको तो कोई डिफ्लेक्ट, मतलब ये सीधा निकल गया, ठीक है। अब अगर ये जो इतने मतलब इतना कोई खास डिस्टेंस नहीं है कि इसको फिर कोई रिपल्जन ही फेस नहीं हो रही, अगर ये यहां कहीं होता तो फिर मैं कहता हाँ चलो, अगर ये यहां से लाइन बनाते हैं मुझे सीधी, तो मैं कहता हाँ यार बहुत दूर था वो उस केस में। लेकिन इस केस में इट्स नॉट दैट फार, यू शुड बी सीइंग एटलीस्ट सम डिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ना, ठीक है। सो ए इज देयर फॉर ऑल्सो। अच्छा, फिर सी भी जो है वो आपका गलत है। वो सी गलत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आ रहा है, अच्छा बाय द वे कभी भी आपसे पूछे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बता दो, तो इट्स बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे, मतलब इनिशियल पाथ को इलोंगेट करोगे, और जो फिर इन दोनों चीजों के बीच में एंगल आ रहा है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो सी में देखोगे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इस वाले का जो ज्यादा करीब है और इस वाले का जो ज्यादा दूर है, दोनों का सेम ही आ रहा है, दोनों पैरेलली डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, जो ज्यादा करीब होना चाहिए था उसको ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए थी, जो दूर होना चाहिए था उसको कम डिफ्लेक्शन शो करनी चाहिए थी। एंड आई थिंक वो क्या दिखा रहा है हमें, हमें बी प्रॉपरली दिखा रहा है कि जो ज्यादा करीब है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करे, जो ज्यादा दूर है वो कम डिफ्लेक्ट करे, हल्का सा डिफ्लेक्ट करे। सो आई थिंक बी शैल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है अब्दुल्ला, आकिब गॉट इट। अच्छा हाँ, ओ ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा, in experiment to investigate the nature of the atom, a very thin gold film was bombarded with alpha particles. What pattern of deflection of alpha particles was observed? तो A B C D में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? A is the correct answer. A few alpha particles were deflected through angles greater than a right angle. ठीक है, इससे पहले B C D को जरा रॉन्ग कर लेते हैं। All alpha particles were deflected from their original path. No, that is wrong. We know most of them pass undeviated, सीधा सीधा निकल जाते। So B is a wrong option. C, most alpha particles were deflected through angles greater than right angle. No, that is wrong. क्यों? Because most of them once again passed straight through. Most के लिए ये चीज नहीं थी। फिर डी क्या कह रहा है? नो अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल, और ऐसा नहीं था। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमें जरूर दिखते हैं जो ग्रेटर देन अ राइट एंगल से डिफ्लेक्ट हुए में है, ठीक है जी। मतलब स्क्रीन के पीछे जाना तो बेसिकली 90 डिग्री से ज्यादा की डिफ्लेक्शन है, राइट। सो दिस इज प्रॉब्ली समथिंग लाइक 100 डिग्रीज, और ये वाला जो है समथिंग लाइक 120 डिग्री में भी। तो दीज आर ग्रेटर डिफ्लेक्शंस देन 90 डिग्रीज, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। And this assumption नहीं, observation, a few alpha particles were deflected through angles greater than right angle, हाँ थे लेकिन बहुत few थे। उसी से अंदाजा लगा कि न्यूक्लियस होगा बीच में जो दीवार की तरह सख्त है, कुछ ऐसी चीज जो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या आ रहा है? देन जस्ट टू शो यू, ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं लिखवा रहा हूं, मैं आगे इससे पहली वाली स्लाइड में पूरा करवा चुका हूं वो। सो आई एम जस्ट राइटिंग डन ओवर हियर। लेकिन दिस इज समथिंग दैट यू कैन बी आस्क्ड अ लॉट। क्या चीज? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट कोई बताओ और उसके बेस्ड कंक्लूजन बताओ, ठीक है जी। अब डू नॉट मिक्स अप द रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लिख के आया दी रिजल्ट वन, हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू, तो उसकी उसकी कंक्लूजन क्या थी कि दी न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम। या फिर ये था कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ये लिख सकते हो, ये नहीं लिख के आ जाना इसमें कि द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, तो वो तो रिजल्ट के हिसाब से तो कंक्लूजन ही नहीं ना। आपको रिजल्ट्स भी याद करने क्या क्या थे और उसके बेस्ड क्या कंक्लूजन थी, विच आई हैव डन ओवर हियर, ठीक है जी। आपका रिजल्ट था नंबर वन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू, उसकी थ्रू कंक्लूजन निकाली मोस्ट ऑफ इट इज एम्प्टी स्पेस, और फिर या फिर साइज बहुत ज्यादा छोटा है न्यूक्लियस का। फिर दूसरी क्या थी? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय ग्रेटर देन 90 डिग्री। कंक्लूजन क्या थी उसकी? कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और कुछ पार्टिकल्स थे जो स्मॉल अमाउंट से डिफ्लेक्ट हुए थे, तो इसकी कंक्लूजन क्या थी? कि द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है जी। और ये अनदर कंक्लूजन है, ये लास्ट वाली कंक्लूजन किसी ऑब्जर्वेशन में बेस्ड नहीं है, ठीक है जी। तो अक्सर बेशतर हम इसको छोड़ के आएंगे, दिस इज फॉर यू, ठीक है, आप लोगों के लिए मैंने लिखवाया क्योंकि हमारी पूरी उस दिन डिस्कशन हो रही थी, तो आई डिड नॉट वांट टू लीव एनीथिंग आउट, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स भी याद करने, उनके साथ इनकी करस्पॉन्डिंग कंक्लूजन्स भी याद करनी है, ठीक है। अच्छा, so this comes up a lot, and let's do this question. In a model of a copper atom of the isotope 6329 Cu, the atom and its nucleus are assumed to be spherical. Actually, हमें बोल रहे हैं spherical, ठीक है। The diameter of the nucleus is 2.8 into 10 power minus 14. The diameter of the atom is this much. Calculate the ratio density of the nucleus upon the density of the atom.
ठीक है जी। अच्छा, आपको कहना है एटम और न्यूक्लियस को स्फेरिकल अज्यूम कर लो, हमें डेंसिटीज का रेशियो निकालना है। अच्छा, डेंसिटी का रेशियो कैसे आएगा? डेंसिटी सबसे पहले तो याद कर लेते हैं क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है ना। तो बेसिकली आई नीड टू गेट द मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड द मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एटम, और दोनों को डिवाइड करेंगे, मुझे डेंसिटी इधर दी भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस का मास ये लिखा हुआ, दिस इज द मास नंबर, दिस इज 63 म्यू, 63 म्यू इसका मास। एटम का मास क्या होगा? एटम का मास भी ये होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, तो वी डोंट नीड टू कंसीडर अबाउट दैट। एटम और जो न्यूक्लियस है, दोनों का जो मास है वो तकरीबन तकरीबन बराबर ही है, 63 म्यू ही है। ठीक है जी। सो बेसिकली अगर मैं न्यूक्लियस का करने जाऊं, तो द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस शैल बी 63 म्यू। म्यू को हम कर लेते हैं, खोल लेते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है जी। एंड वॉल्यूम क्या है? अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि स्फेरिकल बोला है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वील गिव इट थ्रू दैट। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस कैसे आएगा? न्यूक्लियस का डायमीटर दिया हुआ है 2.3, अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं इसका, तो 2.3 को डिवाइड बाय 2 कर दें, तो वी आर गेटिंग अ 1.15। ठीक है जी, 1.15। अच्छा, ये 1.66 कहां से आया? 1.66 इन 10⁻⁻27 इज द वैल्यू फॉर म्यू। ठीक है जी, नहीं नहीं, चार्ज नहीं है, इट्स द वैल्यू फॉर म्यू, इट इज 1 एटॉमिक यूनिट। ठीक है जी, 1.66 है ये, नॉट 1.67, 1.66 है इंटू 10⁻⁻27। ये आपकी डेटा बुकलेट में दिया हुआ है। ठीक है जी, दिस इज दी म्यू, दिस इज दी मास ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है जी, मास ऑफ अ प्रोटॉन या मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, म्यू। ठीक है जी, तो ये आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा, लेकिन आपको ये खुद भी याद हो जाएगा क्योंकि हम इसके बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया एक मास इसका। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 देन पाई, देन आर क्यूब क्या है? 1.15 इंटू 10⁻⁻10 एंड देन होल क्यूब। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम एटम की भी निकाल लेते हैं। तो हम ठीक है, क्यों बोलो, एटम की कैसे निकलेगी? सेम वे। तो डेंसिटी शैल इक्वल्स टू, इसका मास भी 63 म्यू है, सो 63 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4/3 पाई इंटू इसका रेडियस भी निकाल लेते हैं। सो इसका रेडियस आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻14 एंड लेट्स पुट दैट इन। सो 1.4 इंटू 10⁻⁻14, ये एटम का, अच्छा ये एटम का था, ये न्यूक्लियस का है। ठीक है जी, मैं जब भी कहूँ एक इतना ज्यादा छोटा है, किस तरह आ रहा है एटम का। सो दिस इज 1.4 इंटू 10⁻⁻14, और न्यू एटम का ये लिखा हुआ 1.15 इन 10⁻⁻10, 1.15 इन 10⁻⁻10। अच्छा, डोंट गो ऑन एंड कैलकुलेट दिस क्योंकि कैलकुलेटर में डालने में बहुत ज्यादा ख्वारी हो जाएगी। हम क्या कर लेते हैं, हमें एटम में इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड नहीं होंगे, अकिब इंक्लूड कर सकते हो, इसके अंदर कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। 29 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अब 29 और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो भी डेटा बुकलेट में मिल जाएगा, वो लिखा हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट डू यू नो, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है, ये तुम्हें पता है ना। एटम में किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल। तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करके एटम के मास के साथ प्लस भी कर दो ना, इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी बिग चेंज, ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है। -27 से और भी तो छोटा है, 4 गुना ज्यादा छोटा होने के बाद -31 पे है ये। ठीक है, सो इट्स सेफ टू इग्नोर दिस, ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा हमारे लिए। ठीक है जी, सो आई विल नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉन का मास ओवर हियर। ठीक है। अच्छा, and then let's divide the density of the nucleus by the density of the atom। तो वो कैसे कर रहे हैं? अच्छा, ये पूरी चीज जो न्यूक्लियस की थी 63 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, देन डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू पाई इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻14 होल क्यूब्ड। देन अच्छा, ये डिवाइड होगा इस चीज से, सो बेसिकली मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखकर पहले से ही फ्लिप कर रहा हूं, तो यानी 4/3 इंटू पाई इंटू 1.15 इंटू 10⁻⁻10 एंड देन अपॉन 63 इंटू
1.66 into 10 to the power minus 27. So seems like 4/3 cancel, pi और pi cancel, ये सॉरी ये नहीं, ये और ये चीज कैंसिल, 63 और 63 भी कैंसिल है। और बस फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। इट्स बेसिकली गोइंग टू बी, अच्छा इधर क्यूब था, 1.15 into 10 to the power minus 10 whole cubed divided by 1.4 into 10 to the power minus 14 whole cubed. And when you do calculate this out, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 5.5 into 10 to the power 11 degree. And this proves what does this prove for you? This proves for you that most of the mass of an atom is concentrated in its nucleus, right? Density of nucleus upon density of atom की है, मतलब इस बात से ये वाजे हो गया कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू दी एटम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अक्सर और बेशतर एटम का मास न्यूक्लियस में है, इट्स नॉट इन दी एटम। ठीक है, अक्सर और बेशतर मास जो है वो न्यूक्लियस में है, एटम ऐसा है बिल्कुल जैसे खाली कोई चीज हो, क्योंकि 5.5 × 11 आ रहा है रेशियो की वैल्यू। ठीक है, इस रेशियो की सिग्निफिकेंस समझ में आ रही है। सो हो सकता था वो इस पे एक और पार्ट दे के आपसे बोल लेते, पूछ लेते कि इस जो आपने कैलकुलेशन करी है इससे कौन सी जो है वो अजम्पशन आपकी या क्या चीज आपकी प्रूव हो रही है। ठीक है,